गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल हैं सबके। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार चैनल मैथ्स ग्रामर पर। आज जो आप लोगों के सवाल सामने हैं वो हैं टॉपिक रेशो से। ठीक है, सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करके हमेशा की तरह आप सवालों को हल करके देख सकते हो। अच्छे लेवल के सवाल हैं। ठीक है, अपने आप में चारों सवाल अलग अलग तरह के एग्ज़ाम में आने लायक सवाल। ठीक है, तो आप लोग इन सवालों को हल करके देख सकते हो। जिन लोगों ने कल सवालों के आंसर दिए थे कमेंट बॉक्स में, उनके नाम हैं अशोक, अनिरुद्ध, सुरेंद्र, रुक्मानंद और रिया। ठीक है, तो आप लोग भी वीडियो को पॉज करके सवालों को हल करके देख सकते हो भाई। ठीक है, बारी बारी से भी कर सकते हो। एक सवाल का हल मैं करवा दूंगा, फिर दूसरा कर लेना, फिर तीसरा, फिर चौथा, और चारों एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है ये, ए और बी की आय का जो अनुपात है वो 8:9 है। जैसे जैसे सवाल में जो जो बोला है उसको लिखते हुए चलता हूँ। सबसे पहले आय मतलब इनकम। ए और बी की इनकम का जो रेशो है वो कितना है भाई? 8:9 है। ठीक है, और जो खर्च है, ए का जो खर्च है वो बी की बचत से 140% ज़्यादा है। ये लाइन एक बोली गई है, ये एक लाइन बोली गई है बचत वाली। इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं क्योंकि बचत का अनुपात आगे दे रखा है। पहले बचत का अनुपात लिख लेता हूं मैं। ए और बी की जो बचत का अनुपात है वो कितना है? 4:5 है। तो ए और बी के खर्च का अनुपात ज्ञात करो। देखो भाई, आय का अनुपात है, बचत का अनुपात है और खर्च का अनुपात हमें ज्ञात करना है। किस तरह से सवाल को करेंगे ध्यान से समझना। एक लाइन को हमने छोड़ा था कि ए का खर्च बी की बचत से 140% ज़्यादा है। ए का खर्च बी की बचत से, ये बी की बचत वाला रेशो का 140% ज़्यादा है। 140% की जो वैल्यू है ना वो 7/5 होती है फ्रैक्शन में। तो 5 का 7/5 कितना आएगा भाई? 7 आएगा। ठीक है, अब ये 7 ज़्यादा है तो 5 से 7 ज़्यादा कितना बनेगा भाई? 12। ठीक है, 5 में 7 ऐड करके हम जो खर्च है ए का वो 12 बना लेंगे। ये मेरे पास खर्च आ गया ए का। अब देखो एक रेशो ये था, इसी से लिंक करके हमने ये रखा है। अब देखो इनकम कैसे बनती है। अभी हमें ये वाली जो जगह है ये खाली पड़ी है, इसको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? जो आय है वो कैसे बनती है? बचत प्लस खर्च करके बनती है। तो देखो ये जो रेशो है आपस में लिंक है, 4, 5 और 12। तो ए की जो बचत है वो 4 है और खर्च है वो 12 है। ये इससे लिंक है रेशो, 4 से 5 लिंक है और 5 से 12 लिंक है। तो 4 और 12 भी आपस में लिंक होंगे। ठीक है, तो 4 और 12 बचत प्लस खर्च, 4 और 12 16 बन रहा है। यहाँ 8 है, तो अगर 8 को 16 लिखूंगा तो 9 को 18 नहीं लिखना पड़ेगा क्या? 8:9 को मैं 16:18 भी लिख सकता हूँ। अब देखो ये रेशो जो है ये भी हमने लिंक कर लिए इन तीनों रेशो से। ठीक है, तो अब खर्च बताना है बी का। तो बी की जो इनकम है वो 18 है और बचत 5 है। तो 18 में से जब बचत घटाओगे, आय में से बचत घटाओगे, 18 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 13। तो जो खर्च का अनुपात है ए और बी का वो कितना हो जाएगा भाई? 12:13। ऑप्शन नंबर 3 ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला सवाल करते हैं 2 नंबर। हाँ जी, 2 नंबर सवाल देखना। 2 नंबर सवाल जो है वो भी आय और खर्च और बचत से रिलेटेड है। इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल है। किस तरह से कर सकते हैं देखना भाई। ए और बी की आय का जो अनुपात है वो कितना है? 4:7 है। और जो खर्च का अनुपात है, एक्सपेंडिचर का रेशो है, वो कितना है? 6:11 है। एक लाइन आगे बोली है कि ए अपनी आय का 1/3 बचत कर लेता है। जो ए है ना वो 1/3 क्या करता है? बचत करता है। तो बचत का अनुपात बताना है। अब देखो ये रेशो अलग है और ये रेशो अलग है। ये दोनों रेशो आपस में आय और खर्च के लिंक नहीं है। इनको लिंक करेंगे इस डेटा की हेल्प से। इसका मतलब क्या है? ए अपनी आय का 1/3 बचाता है। इसका मतलब ये है अगर उसकी इनकम 3 रुपये है तो 3 में से 1 रुपया वो बचत कर लेता है। ये जो फ्रैक्शन होती है हमेशा पूरी 1 पे होती है। अगर मान लो 1/3 बचत है ना, तो 1 अगर इनकम है, 1 अगर इनकम है और 1/3 घटाओगे तो 2/3 क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। क्योंकि बचत और खर्च मिलकर ही पूरी 1 इनकम बनाएंगे।
समझ में आ गई बात। तो देखो अब इनको लिंक कैसे करेंगे, ये वाला जो आय है इसको मान लो 4x और 7x, इसको मान लो 6y और 11y। इनका कॉमन मल्टीपल अलग रखना पड़ेगा, इनका कॉमन मल्टीपल हमें अलग रखना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग रेशो हैं, ठीक है। तो देखो मैं यूं लिख सकता हूं, इनकम ए की कितनी है 4x, और ये अपनी इनकम का 1/3 बचाता है तो 2/3 खर्च करता है। 4x का 2/3 बराबर में खर्चा कितना है ए का 6y। ये इक्वेशन बनेगी। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, ये मैं काट लेता हूं 3 पे, x बटे में y, उधर क्या है 3, ये 3 भी ऊपर चला जाएगा और इधर आ जाएगा 4, तो ये कितना आ गया 9/4। x बटा y की वैल्यू कितनी आ गई 9/4। अब देखो क्या करता हूं मैं, मतलब x बटा वाई बराबर 9/4। x अगर 9 है तो y जो है वो 4 है। तो देखो यहाँ x की वैल्यू 9 देखोगे तो 4 गुणा 9 ये 36 दिखेगा, 7 गुणा 9 63 दिखेगा। y की जगह क्या रखो 4, ये बनाओ 24 और ये बनाओ 44। अब ये रेशो आपस में चारों लिंक हो गए हैं भाई, मतलब आय के दोनों अनुपात, ए और बी के, और खर्च के दोनों अनुपात। बचत क्या बनेगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। 36 में से 24 गए 12, और 63 में से 44 गए, 13 में से 4 गए 9, 5 में से 4 गया 1, 12/19। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपका 4 नंबर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं भाई, रेशो को लिंक करके आराम से जो हमारा आंसर है वो 12/19 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपके सामने 3 नंबर। हाँ जी, 3 नंबर सवाल देखते हैं। आप खुद भी इसको कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके मैं आप लोगों को ये सवाल करवाता हूँ। देखो भाई 3 नंबर सवाल, 2 शर्ट और 3 जीन्स की कीमत, 2 शर्ट और 3 जीन्स की कीमत। एक शर्ट की कीमत अगर S है तो 2 शर्ट की 2S, एक जीन्स की कीमत अगर J है तो 3 की 3J, दोनों का टोटल है तो ये प्लस कर दिया, कितनी है भाई 2200 रुपये, ठीक है। और 4 शर्ट और 2 जीन्स की कीमत कितनी है टोटल 2400 रुपये। तो क्या बताना है, एक जीन्स और एक शर्ट की कीमत का अनुपात। अपने को J/S की वैल्यू बतानी है, एक J और एक S, मतलब J/S की वैल्यू ही हमें बतानी है। अब ध्यान रखना इन तरह के सवालों में कि ये 2 समीकरण बना के इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं कि सर ये 4S है, ये 2S है, यहाँ पूरी इक्वेशन में 2 का गुणा कर दो, और फिर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, एक जीन्स और एक शर्ट की कीमत निकालते हैं। कीमत नहीं निकालनी है, रेशो निकालना है। तो थोड़ी सी जल्दी अपने इसको करेंगे, किस तरह से देखना भाई, ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का भाग दे दो, तब मुझे क्या पता लगेगा, लेफ्ट में लेफ्ट का भाग जाता है, राइट में राइट का भाग। ये इक्वेशन यूँ बनेगी भाई, इसमें इसका भाग, लेफ्ट में लेफ्ट का भाग, और राइट में राइट का भाग। ये जो बराबर है ये लगा दो बीच में इस तरह से, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 11/12, ठीक है। अनुपात बन गया ये, 2 शर्ट 3 जीन्स और 4 शर्ट 2 जीन्स की कीमत का अनुपात 11/12 आ गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुणा करने से पहले कुछ अगर कैंसल आउट हो रहा है तो कर सकते हैं अपने, जैसे देखो यहाँ 11 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ऊपर तो कुछ कैंसल आउट हो नहीं रहा, लेकिन नीचे देखो ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये काटोगे 6 पे कॉमन लेके 2, ये 2 पूरा कट जाएगा और ये 2 कट जाएगा। अब तिरछा गुणा कर दो। अब जब तिरछा गुणा करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, 18S प्लस 6 गुणा 2 12S। पहले ये वाला मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 गुणा 2 12, 6 तिये 18J बराबर, ये 11 गुणा 2 22S प्लस 11 गुणा J 11J, ठीक है। अब S वाला टर्म एक तरफ ले जाओ और J वाला टर्म एक तरफ ले जाओ, ये 18J और ये 11J, ये बन जाएगा 7J, ये 22S और ये 12S, ये आ जाएगा 10S। J/S, ये J बटे में S, ये 10 और बटे में यहाँ पे 7, तो ये J/S का मान जो है वो बन जाएगा अपना 10:7, ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी, करते हैं 4 नंबर सवाल।
4 नंबर सवाल काफ़ी लेंदी सवाल है, आप में से शायद पहले कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा, अच्छी बात है। देखना भाई मैं यहाँ पर सवाल करवाता हूँ कैसे करेंगे। रेशो का अच्छा सवाल, इस क्लास का सबसे बढ़िया सवाल, सवाल नंबर 4। देखो भाई, एक पिता ने अपने 4 बच्चों को कुछ चॉकलेट बांटे। एक पिता और उसके 4 बच्चे हैं जिनमें उसने कुछ चॉकलेट बांटे और कुछ अपने पास रख लिए। 3:11:7 अनुपात में सबसे बड़े 3 बच्चों को चॉकलेट मिले तथा पिता और सबसे छोटे बच्चे के पास चॉकलेट की कुल संख्या 3 बड़े बच्चों के पास कुल चॉकलेट की संख्या का 3 गुना है। पिता के पास और सभी बच्चों के पास चॉकलेट का अनुपात 3:4 है। यदि सबसे छोटे बच्चे के पास 81 चॉकलेट है तो कुल चॉकलेट की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, काफ़ी लेंदी सवाल है, बारी बारी से जैसे जैसे बोला है मैथ्स की फॉर्मेशन में चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं। एक पिता है और उसके 4 बेटे हैं, ये पिता, ठीक है, और जो बेटे हैं, बच्चे हैं, वो कितने हैं? 4, 1 2 3 और 4, इस तरह से, ठीक है। बोलता है कि 3:11:7 अनुपात में सबसे बड़े 3 बच्चे, मैं क्या मान लेता हूँ, सबसे पहला सबसे बड़ा बच्चा ये, दूसरा ये, तीसरा बच्चा और सबसे छोटा बच्चा 4 नंबर ये, ठीक है। सबसे जो बड़े 3 बच्चे हैं ना, उनको किस अनुपात में चॉकलेट मिली है? 3:11:7 में। इसका रेशो जो सबसे छोटा बच्चा है ये खाली पड़ा है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। पिता और सबसे छोटे बच्चे के पास कुल चॉकलेट की संख्या, पिता और सबसे छोटे बच्चे के पास कुल चॉकलेट की संख्या, इस जगह पे जो चीज आएगी वो क्या बोलता है? 3 बड़े बच्चों के पास कुल चॉकलेट का 3 गुना है। कुल बड़े बच्चों के पास चॉकलेट का 3 गुना है। मतलब अगर इनके पास, तीनों के पास 10 चॉकलेट है तो इनके पास 30 चॉकलेट है। कैसे करेंगे इसको? देखो, रेशो को लिंक करके चलते हैं। 3 और 11 14, 14 और 7 21, 21 का 3 गुना। यहाँ भाई टोटल कितने रेशो आएंगे? 63 रेशो आएंगे। यहाँ टोटल आएंगे कितने रेशो? यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ जो टोटल वैल्यू आएगी ना, यहाँ जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 63 आएगी, क्योंकि सबसे बड़े बच्चे जो 3 बच्चे हैं उनका 3 गुना है सबसे छोटे और पिता के पास। तो रेशो में इनका टोटल 21 है, 21 का 3 गुना, यहाँ 63 रेशो भरे जाएंगे। अलग अलग अपने को अभी पता नहीं कैसे भरे जाएंगे, आगे पढ़ते हैं। पिता के पास और सभी बच्चों के पास चॉकलेट का अनुपात 3:4 है। पिता के पास 3 अगर हैं तो सभी बच्चों के पास, अब देखो भाई यहाँ तक ये अनुपात कितना है? 3:4 है। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कैसे वो मान निकलवाना चाह रहा है। पिता के पास, अकेले पिता के पास अगर 3 है चॉकलेट तो सभी बच्चों के पास कितनी है भाई? 4 है। अब देखो टोटल चॉकलेट हैं कितनी रेशो में? ये 21 टोटल किया था और ये 63, 84 नहीं होगा क्या? अब ये जो 84 रेशो है किसके बराबर होगा? 4 और 3 7 के बराबर। 7 की वैल्यू 84, 1 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 36 नहीं हो जाएगी क्या? तो पिता के पास कितने हो जाएंगी चॉकलेट? 36। अब देखो, अब छोटे वाला बेटा रह गया एक, सबसे छोटा बेटा। सबसे छोटा बेटा और पिता के पास सारा कुछ रेशों के हिसाब से चल रहा है, रेशो को लिंक करते हुए चल रहे हैं। पिता और सबसे छोटे बच्चे के पास ना चॉकलेट 63 थी, 63 में से 36 गए, कितने आ जाएंगे भैया आपका? 7 और 2। 63 में से 36 गए, 27 चॉकलेट सबसे छोटे बेटे के पास होंगे। ये 3:4 में भी बंट गई बात। क्लियर है बात? सारों के रेशो लिंक हो गए, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे अपने चलते चले जा रहे हैं। इस 4 और 3 का मान भी जरूरत खत्म हो गई, 4 और 3 की भी। आगे पढ़ता हूँ। यदि सबसे छोटे बच्चे के पास जो है, बच्चे के पास वो कितनी चॉकलेट है? 81। रेशो में कितनी है भाई? सबसे छोटा बेटा ये है जिसके पास 27 मान भरा हुआ है। 27 की वैल्यू कितनी आ रही है? 81। तो 27 के बारे में 81 3 पे आता है। तो 27 की वैल्यू, अगर 27 रेशो की वैल्यू अगर 81 है तो अब एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो चॉकलेट की कुल संख्या बतानी है, तो ये टोटल पहले किया तो था 63 और 21 84, उसके हिसाब से ही तो चल रहे हैं। तो 84 रेशो की वैल्यू 84 गुणा 3, 240 और 12 252। 84 को 80 + 4 देख लिया, 80 गुणा 3 240, 4 3 12, 240 और 12 252। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा सही, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल होगा, पेपर में आ सकता है सवाल। इतना लेंदी सवाल है, प्री के अंदर, मेंस के अंदर कहीं भी आपको ये सवाल मिल सकता है अर्थमेटिक का, ठीक है। तो करते हैं, ये 4 सवाल है, इसके बाद अभी क्लास ख़त्म नहीं है। मैं आप लोगों को एक सवाल और करवाता हूँ। ये सवाल मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में डाला था व्हाट्सएप स्टेटस में,
तो ये सवाल मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ। इसके भी जवाब आते हैं बहुत बच्चों के, जिनसे नहीं हुआ, जो लोग स्टेटस देखते हैं वो देखना भाई क्या सवाल है। हाँ जी, तो सवाल है 343 की पावर 0.12 इंटू 2401 की पावर 0.08 इंटू 49 की पावर 0.01 इंटू 7 की पावर 0.1 बराबर में है भाई क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऑप्शन है 7 की पावर 4/5, 7 की पावर 8, 7 की पावर 3/5 और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये सवाल हम हल करके देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो देखो घातांक का सवाल है भाई, घातांक का सवाल है। 343 7 की पावर 4 होता है, 2401 7 की पावर 4 होता है, सॉरी 343 7 की पावर 3 होता है, 7 का क्यूब होता है। ये 7 की पावर 4 है, ये 7 की पावर 2 है और ये 7 तो 7 है ही। तो हम जितने भी बेस है ना, ये बेस है और ये बेस की घात है। ठीक है, तो जितने भी बेस हैं उनको मैं क्या करता हूँ 7 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो ये सवाल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वर्बली करने वाला सवाल है। ठीक है, मैं पहले आपको वर्बली करके ही बता देता हूँ। जैसे ये 7 है, 7 की पावर 3 है, तो 3 गुणा 0.12 ये बनेगा 0.36। 0.36 को दिमाग में रख लो। ये 7 की पावर 4, 7 चौके 7 की पावर 4, 4 8 32, 0.32 होगा ये। 0.36 और 0.32 0.68 हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, 0.36 और 0.32, तो 0.68 हो गया। ये 7 की पावर 2 बनाओगे तो 0.02, 0.70 हो जाएगा। 0.70 और 0.1 मतलब ये 0.10 है ये, तो 0.8 हो जाएगा। 7 की पावर 0.8 जब जुड़ेंगे तो, और 0.8 का मतलब 4/5 भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका। 7 की पावर 8 मत कर देना, जो चीज़ मैंने बोल के बताई है वो मैं लिख के बता देता हूँ। देखो 343 7 की पावर 3 की पावर 0.12 इंटू 7 की पावर 4 की पावर 0.08, 7 की पावर 2 की पावर 0.01, ये ऑप्शन मिटो रहा हूँ, इंटू 7 की पावर 0.1। ठीक है, तो ये देखो अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, a की पावर m की पावर n, a की पावर mn वाला फॉर्मूला बन गया। तो जब ये जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा, जब ये गुणा होगा 3 गुणा 0.12 0.36 गुणा 7 की पावर 4 गुणा 8 32 होता है, 0.32 हो जाएगा, इंटू 7 की पावर 0.02 इंटू 7 की पावर 0.1 या फिर 0.10 भी आप लिख सकते हो। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। घातें जुड़ जाती हैं, आधार एक जैसे हैं। तो अब ये 7 0.36 प्लस 0.32 प्लस 0.02 प्लस 0.10, इन जब को जोड़ोगे सबको तो 7 की पावर 0.8 आएगा भाई। और जो 0.8 होता है, पॉइंट हटाया बटे में 10, यही 4/5 होता है। तो ये आंसर भी सही है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फ्रैक्शन में लिखा है पावर को, तो 7 की पावर 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 7 की पावर 4/5। उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आई होगी बात। 4 सवाल रेशो के और 1 सवाल सिंप्लीफिकेशन का, जो कि बेस्ड था घातांक के नियम पे। ठीक है, अगर इसी तरह की डेली क्लासेस आएंगी भाई, डेली क्लासेस हैं, आज 5वीं क्लास है सीरीज़ की, डेली क्लासेस आएंगी और आप लोग इनको देखें, समझें। समझ में अगर कोई सवाल नहीं आता तो वो भी कमेंट में आप मेरे को लिख के बता सकते हो कि सर ये सवाल आप नहीं समझ में आया, एक बार हमें बता दो, वापस बता दो। मैं वापस भी बता दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।